नमस्कार, मैं राकेश परमार। मित्रों, आज भारत बंद था। कहा गया था कि किसान विरोधी किसान बिल के दुष्परिणाम से बचाने के लिए, किसानों के आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए राजनीतिक दलों ने भारत बंद का आह्वान किया था। कोई नई बात नहीं है। हम लोग जब से होश संभाले हैं, किसी न किसी मुद्दे पर कोई ना कोई बंद हम देखते आ रहे हैं कि कोई ना कोई बंद होता ही रहता है। मेरा प्रश्न ये है कि भारत बंद, यूपी बंद, बलिया बंद, छपरा बंद, इससे किसका फायदा है और क्या फायदा है? आज आप सबों से इसी विषय पर राय लेंगे, इसी विषय पर आपका आशीर्वाद लेंगे। मित्रों, मुझे जो समझ है, वो जो मुझे याद है, या जितना मेरे याददाश्त में जब से हम चीज़ों को समझना है, वो है 1990 से। 1990 में मैं दिल्ली आया था और 90 में ही इंडिया गेट के आसपास रहने का ठिकाना मिला, क्योंकि मैं यहाँ किसी को जानता नहीं था। मैं एक बहुत बड़े नेता को जानता था। अब अच्छा नहीं लगेगा कि मैं रेफरेंस में वो नाम दूं कि मैं आया तो फलाने जगह रहा, वो ठीक नहीं रहेगा। लेकिन हाँ, वहीं रहना और वहीं घूमना फिरना का। तब बोट क्लब पर विरोध प्रदर्शन का अड्डा था और वहीं से आना जाना था हमारा। मैं बार बार देखता था, यार ये लोग बैठे रहते हैं, चाय पी रहे हैं, घूम रहे हैं, भाई क्या है ये प्रदर्शन हो रहा है। उसके बाद वहाँ से हटा करके जंतर मंतर पर किया गया। जंतर मंतर पर प्रदर्शन के हैं वो कुछ लोग तो सालों सालों से हैं, बैठे हुए हैं प्रदर्शन में। महान पत्रकार कुमार श्रीकांत जी को नमस्कार, कृपया अपना मार्गदर्शन दीजिएगा। आज आपने भी बड़ा बढ़िया कार्यक्रम किया था बंद पर, लेकिन बंद के साथ साथ वो किसान बिल पर, चूंकि आप बहुत बढ़िया विश्लेषण करते हैं, तो वो उसी के आगे को, मेरी तो हैसियत नहीं है आपके इतना बढ़िया विश्लेषण करने का, लेकिन मैं आज सिर्फ बंद पर रखा हूँ, बंद के कारणों पर नहीं रखा हूँ। मेरे को ये मतलब नहीं है कि किस लिए बंद बुलाया गया था, क्या था, अब उस पर चर्चा नहीं है। चर्चा है कि जो भारत बंद करते हैं, सड़कें बंद करते हैं, रोड बंद करते हैं, तोड़ फोड़ करते हैं, इससे किसका फायदा है? आज है, कृपया मार्गदर्शन दीजिएगा। तो मित्रों, मैं देखता हूँ कि रेल रोको आंदोलन, सड़क रोको आंदोलन, बस जलाओ आंदोलन, ये सब तोड़ फोड़ होता है। हम अगर 90 के दशक में जाएं तो जो एक बहुत बड़ा आंदोलन जिसको मैं आंखों से देखा था, वो था आरक्षण का आंदोलन। मंडल कमीशन लगाया गया था, तो दो तरह के आंदोलन, ओंकार भाई जी को शब्द पर, दो तरह के आंदोलन दिल्ली में जगह जगह हो रहे थे। रोड की इस तरफ हो रहा था आरक्षण मंडल हटाओ, और दूसरे तरफ लगा था मंडल लगाओ। मतलब दोनों तरफ के आंदोलन होते थे। बीच में पुलिस वाला पीसता था कि वो इस तरफ के लोगों पर लठ बरसाए या इस तरफ के लोगों पर लठ बरसाए। कुछ नहीं हुआ, मंडल कमीशन लागू हो गया। मतलब उसमें एक आदमी को अपनी जान गंवानी पड़ी, कई बसें फूकी गई, कई लोगों को हाथ पांव टूटे। दिल्ली में राजीव गोस्वामी को आत्मदाह करना पड़ा। देश भर में और भी हुआ। मैं दिल्ली में कह रहा हूँ, चूंकि हमारे आंखों के सामने था। मैं वहीं कालकाजी में रहता था, वहीं के पोस्ट ऑफिस का वो बेटा था और भगत सिंह कॉलेज में पढ़ता था, तो वो सामने का घटना था। उस बच्चे को मैं इसलिए मुझे याद आ रहा है। वहां से लेकर के अभी सीएए की प्रदर्शन आपने देखा, पूरे दिल्ली को जला देने की साजिश थी, सैकड़ों लोग जल गए। सरकारी रिपोर्ट में 54-55 लोग जान गंवाए अपना सीएए के विरुद्ध में, जब डोनाल्ड ट्रंप का भारत दौड़ा हुआ था। आप इसके पहले देखे होंगे कि ये रेल रोको, वो बस रोको, हर जगह। आज भी पंजाब के किसानों ने रेल लाइन पर अपना तकिया रजाई बिछा करके आराम से सो रहे हैं, हुक्का मार रहे हैं। बिहार में भी पप्पू ने कुछ रेलों को रोका। इससे किसका फायदा? पहले इसी पर, और नुकसान किसका? देखिए, फायदा का जहां तक बात है, जैसे जो लोग राजनीति के विरोध में हैं, जैसे अभी भारतीय जनता पार्टी शासन में है, तो भारतीय जनता पार्टी कहीं पर रेल रोको, सड़क रोको, तोड़ फोड़ वाले में नहीं रहेगी।
वो कहेगी कि देखिए ये गैर कानूनी काम है, जनता के हित का आप प्रभावित कर रहे हैं, जनता के हितों का नुकसान कर रहे हैं, सार्वजनिक संपत्ति का नुकसान कर रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का गलीय स्तर से लेकर के राष्ट्रीय स्तर का नेता ये बयान देगा। तोड़फोड़ कौन करेगा? वो करेगा विपक्ष का नेता। विपक्ष में जो है एक एक आदमी का नाम लेके एक्सप्लेन करने की आवश्यकता नहीं है। विपक्ष वाला कहेगा कि देखो जी ये काला कानून है और इसको हटाना ही पड़ेगा, हम ईंट से ईंट बजा देंगे और बसों में आग लगा देंगे। मजे की बात यह है कि इस आंदोलन से लेकर के इसके पहले वाला जो आंदोलन था या उसके पहले वाला जो आंदोलन था, उस आंदोलन में भाग लेने वाले लोगों से अगर पूछो कि आप यहाँ किस लिए आए हो, हम लोग अमूमन लुटियन में रहते हैं, जंतर मंतर पर अड्डा है वहाँ पर, तो बसों में भर के लोग आते हैं, अपना थोड़ी देर तक फोटो खिंचवाते हैं कैमरा वैमरा के सामने, अब टीवी में आ गए, उसके बाद वो लोग नाश्ता पानी करके चले जाते हैं। कई बार आते हैं बड़े उत्साह से, जाते हैं तो गरियाते हुए जाते हैं कि यार वो बोला था कि खाना मिलेगा, नहीं मिला, 200 रुपया कहा था, 150 पकड़ा गया। इस सब भी हम लोगों ने देखा है। खैर उससे ज़्यादा आप पूछते हैं कि आप यहाँ किस लिए आए हो, नहीं वो तो फलाना सोनुआ बोला था ना कि यार खाली बैठे तो इंडिया गेट पर चले तो 200 रुपया मिलेगा और भोजन भी था, अग्रवाल सूट का थाली था। कोई कहता जी बढ़िया बिरयानी और पेप्सी था, कई आदमी बिरयानी और बियर था। हम लोगों ने जंतर मंतर पर देखा है कि प्रदर्शन के तुरंत बाद सड़क के किनारे वहीं पर बिरयानी और बियर मारा जा रहा है। समाचार चैनल वाले भी इसको दिखाते नहीं है क्योंकि उनको पता है कि ये चीज़ है, इसके क्या करना है। उनको पूछो कि आप आए क्यों हो तो उनको पता नहीं होता। मतलब जो भीड़ दिखाई जाती है, आम जनों की जो सहभागिता दिखाई जाती है, असल में वहाँ है नहीं, उन लोगों की सहभागिता है नहीं क्योंकि उनको पता ही नहीं को आए किस लिए। मतलब कोई एक आदमी को पता है कि आप किस लिए आए हैं। मजे की बात यह है कि अभी कुछ दिन पहले बिहार में एक आंदोलन हुआ। पत्रकारों ने पूछा कि आप किस लिए आए थे। एक ने को बोला कि देखिए लहसुन 100 रुपये किलो हो गया है और प्याज भी 80-90 का पार कर गया, बताइए मुर्गा बनेगा कैसे। बोला आप इसीलिए? जी हाँ इसीलिए आए हैं। उसी के अगले एक लड़के पूछा पत्रकार ने कि आप किस लिए? हमारे नेता लालू जी को जेल में डाल दिया है, हम इसलिए आए हैं। तीसरा बोला कि आप किस लिए? नहीं काला कानून। बोला क्या कानून काला? नहीं काला कानून। नहीं वही कानून का, अरे वही काला कानून यार, तुम बेवकूफ होगा। पत्रकारों को बोलने लगा कि तुम बेवकूफ होगा, काला कानून। आज भी एक चैनल पर दिखा रहा था कि एक किसानों के कुछ लोगों से पूछा जा रहा कि आप किस लिए आए हैं। वो जो काला कानून है ना, किसानों को गिरवी रखने वाला उद्योगपतियों के यहाँ, उसका है। बोला उसमें कहाँ गिरवी रखा जाता है। एक आया कूद करके नेता टाइप पर, देखिए एमएसपी। बोला क्या एमएसपी? वही एमएसपी जो हटा सरकार ने हटा दिया है। पत्रकार एमएसपी मतलब वो हमको समझ नहीं आ रहा है। वो पत्रकार बोला कि एमएसपी बताइए। अरे यार तुम बेवकूफ होगा, एमएसपी अब उसको एमएसपी का फुल फॉर्म है कि मैक्सिमम सेलिंग प्राइस होता है कि क्या होता है कि मनिंदर सिंह पहलवान होता है, उसको एमएसपी पता नहीं हो। एमएसपी मतलब जो आज भी लोग आए थे उनको इस बात का जानकारी नहीं था कि वो आए किस लिए थे। मतलब लोगों को दिहाड़ी दे करके बुलाई जाती है या बहका करके बुलाया जाता है और उन लोगों का भीड़ के रूप में फोटो खिंचाया जाता है और देश पर दबाव बनाया जाता है। एक और सीन दिखा, अंबाला रोड पर फौज की गाड़ी आ रही थी। इस वक्त देश में तनाव है, फौजें इधर उधर मूवमेंट कर रही थी। 4-5 घंटा लग गया उन फौज के गाड़ियों को निकलने में, फिर भी वो नहीं निकल पाए तो उनको रॉन्ग साइड से निकलवाया गया क्योंकि इधर लोग ट्रैक्टर लगा करके बैठे थे। लाइन से ट्रैक्टर तक जाम इतना था कि उनको दूसरे तरफ से मिलिट्री की गाड़ियों को निकालना पड़ा। सपोज करिए कि कोई उसमें एम्बुलेंस हो, कहीं फायर हो जाती हो तो हटने में टाइम लग जाएगा। अभी हम थोड़े दिन पहले देखे थे किसान का एक और आंदोलन हुआ था यूपी दिल्ली बॉर्डर पे। ट्रैक्टर से किसानों ने पुलिस बैरिकेडिंग को तोड़ने का प्रयास किया। अब आप बताइए 4-4 ट्रैक्टर आप लगाए हैं, पुलिस बैरिकेड, इधर पुलिस के जवान हैं, कितना देर तक वो सरवाइव कर पाएंगे पुलिस वाले। मतलब आप आंदोलन करने आए कि हमला करने आए हैं। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आंदोलन में जिन लोगों को नुकसान होता है वो लोग उसके जिम्मेवारी नहीं होते। अभी जैसे इसी की बात करता हूं, किसान का जो बिल आया है, मैं बिल पर बात नहीं कर रहा, मैं चर्चा नहीं कर रहा हूं कि बिल में क्या है, क्योंकि आज मेरा बात बिल पर नहीं है। उस पर हाईवे रोका गया है। बिल कौन लाया? भारत सरकार। भारत सरकार नेतृत्व कौन दे रहा है? नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के लोग। नरेंद्र मोदी को उस सड़क पर नहीं जाना है जिस सड़क पर किसान बैठे हैं।
नरेंद्र मोदी को उस रेल लाइन से नहीं आना है जिस रेल पर किसान बैठा हुआ है। तो सफर कौन कर रहा है? उसी किसान के भाई बहन, चाचा बहन उस रोड से चलते हैं जिनको एम्बुलेंस में जाना है, किसी बच्चे को परीक्षा देने जाना है, किसी आदमी को अपने रिश्तेदारी में जाना है, सफर वो कर रहे हैं। क्योंकि मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि सीएए के जो 3-4 महीने तक हड़ताल थी, अगर एक बार नरेंद्र मोदी को उधर से जाने का जरूरत पड़ जाती, वहां पर परिंदा नहीं होता। एसपीजी वाले पीट पाट के उठा करके रात एकदम हटा दे तो वहां कोई होता ही नहीं, क्योंकि वहां पर पीएम रूट लग जाती, सीएम रूट लग जाती, तब भी वहां से लोगों को हटा दिया जाता। लेकिन पीएम सीएम को वहां आना नहीं था। आप सफर कर रहे थे। मैं आपको बताऊं, मेरे घर के बाजू में वो सड़क है, मैं जिस कॉलोनी में रहता हूं मेरे बगल में वो सड़क है। मतलब मैं पूरा 2-3 महीना तक 30-35 किलोमीटर का राउंड मार के 4-5 घंटे का जाम झेल करके नोएडा जाता था। हमें नोएडा में कहीं चैनल वालों के पास, के समाचार वालों के यार दोस्त मित्रों के यहाँ जाना होता था, मेरे चचा रहते हैं उनके अभी बीच बीच में जाना होता था। मेरे घर से कालिंदी कुंज पुल पार करिए, नोएडा में 20 मिनट का रास्ता है मेरे अपने गाड़ी से। 20 मिनट में मैं अपने चाचा के घर होता हूँ, वहाँ खाना उना खा के 20 मिनट में अपने घर होता हूँ। कई बार फोन कर राकेश, हाँ कहाँ कर दे रहा हो, बड़ा बढ़िया चिकन बनल बा, आ जा। चाचा हम तो खा लेंगे, ए आ जा। गाड़ी उठाया चला गया, खाए ना खाए चाचा से बात कर लिया। उस घर को जाने के लिए मुझे 4 से 5 घंटा और 30 से 35 किलोमीटर का सफर करना पड़ता था। अब बताइए, सीएए का बिल मैं तो लाया नहीं था और ना ही उसमें कोई अमेंडमेंट का अधिकार है, क्योंकि मैं पार्लियामेंट का मेंबर नहीं हूं। मैं तो सिर्फ बाहर मायावती की तरफ से विरोध या समर्थन कर सकता था। जैसे मायावती ने कहा कि मेरा इसमें विरोध है या समर्थन है, उनका कोई संसद सदस्य बीच में नहीं था। इससे आप समझिए कि नुकसान किसका है। आपको एक वाक्य बताता हूं, आप उसको समझेंगे कि बिल से क्या होता है। ये आप मेरे आंखों के सामने का बात है। मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू हो गई थी, दिल्ली जल रहा था, हर जगह स्टूडेंट बसें फूंक रहे थे। कालका जी मंदिर के सामने वाले रोड पर एक बस जलाई जा रही थी। बस जला दिया, जलाने वाले विद्यार्थी थे और उसका बीच बचाव करने वाले पुलिस वाले थे। हुआ क्या कि वो कुछ बस के अंदर कुछ फंस गया था, वो एक पुलिस वाला अंदर घुसा, वो झुलस गया, मतलब उसको ज्यादा लगी, वो भर्ती हो गया। अब जब शाम को उसके घर सूचना, क्योंकि उसको मोबाइल तो था नहीं कि व्हाट्सएप कर दिया जाता, पुलिस अपने चैनल से उसके घर सूचना दी कि भाई आपके पिताजी सफदरजंग के बर्न वार्ड में भर्ती हैं और बड़ा मुश्किल है उनका बचना। तो अब पूछा गया कि क्या है, आप मिलने, जो बोला रुकिए अभी मेरा बेटा आ रहा है। तो बेटा आया रात के 11 बजे अपना नेतागिरी करके, बस फूक फाक करके। तो पता चला कि वही बेटा उस बस को फूक रहा था जिसका बाप उस बस को बुझाने में झुलसा हुआ था। मतलब आप सीन देखिए। मंडल कमीशन लगाए थे विश्वनाथ प्रताप। उस वक्त विपक्ष में जो लोग थे वो ना तो बस फूकने में थे ना बस बुझाने में थे। बेटा बस को जलाने में था और बाप बस को फूकने में था, बुझाने में था, चूंकि पुलिस की उसकी ड्यूटी थी। अब वहां पर बेटा गया था। अब शर्म के मारे बेटा कह नहीं रहा है। हमारे गोरखपुर के थे दुबे जी, हवलदार थे दिल्ली पुलिस में, ड्यूटी ज्वाइन नहीं कर पाए। बाद में उनका मतलब मैं अब उस पर चर्चा नहीं करूंगा। लड़का जीवन भर अफसोस करता रहा कि मैं मार दिया अपने बाप, क्योंकि वो पुलिस वाले हेलमेट आगे लगाए हुए थे ताकि पत्थरबाजी से ना लगे। लड़का भी उसको नहीं देखा और पुलिस वाला भी नहीं देखा, क्योंकि वो भीड़ में कोई फोटो तो ले लिया कि कौन आदमी है। ये जो ट्रैक्टर से पुलिस की बैरिकेडिंग तोड़ी जाती है, तो पुलिस के जो बैरिकेडिंग के इस तरफ वाले सिपाही खड़े होते हैं, मैं बिल्कुल दावे के साथ कह सकता हूँ, बिल्कुल जिम्मेवारी के साथ कह सकता हूँ कि उसमें मोदी जी का बेटा नहीं होता, योगी जी का बेटा नहीं होता, अमित शाह का बेटा नहीं होता, राजनाथ सिंह का बेटा नहीं होता, मुलायम सिंह का बेटा नहीं होता, लालू जी का बेटा नहीं होता, ममता बनर्जी का बेटा नहीं होता, पी चिदम्बरम का बेटा नहीं होता, सोनिया गांधी का बेटा नहीं होता। मतलब किसी भी राजनीतिक दल के लोग जो संसद में बिल लाने, अमेंडमेंट करने, बिल को बहुमत से पास करने, बिल को बहुमत से गिरा देने के हैसियत में होते हैं, उनके परिवार का कोई भी सदस्य नहीं होता जो बीच गर्मी में, सर्दी में, बरसात में पुलिस बैरिकेडिंग के इस तरफ गुथम कर रहा है कि आप बैरिकेडिंग तोड़ के इस तरफ ना आइए। और जो इस तरफ वाले लोग होते हैं उनमें से भी, जो बैरिकेडिंग को धक्का देते हैं, उनमें से भी कोई मोदी, योगी, राहुल गांधी ये सब नहीं होता।
एक नेता है, आज तो खैर बहुत बड़े पोस्ट पर है, एक राजनीतिक पार्टी का ऑफिस घेरा जाना था। मैं उस राजनीतिक पार्टी के ऑफिस के अंदर ही बैठा हुआ था। शोर शराबा हुआ, वो मुर्दाबाद मुर्दाबाद। हम लोग बाहर निकले, मैं बाहर निकला तो जो रैली में नेताजी थे वो बहुत बड़े कद के थे। तो मैं कहा, राकेश यहाँ आए हो? मैं हाँ, अच्छा अच्छा ठीक है। एक उस वक्त डीसीपी थे नई दिल्ली चुन के, उनको मैं जानता था, पूछे पंडित जी को। पंडित जी आए और नेताजी को धीरे से बोले कि पंडित जी गाड़ी में बैठ जाइए, क्यों आप टीयर गैस चलने वाली है। नेताजी फट से गाड़ी में बैठे और उसके बाद गैस और लठ बज गया। नेताजी सुरक्षित अपने ही गाड़ी में, बाहर नहीं निकले, अरेस्ट नहीं हुए, धीरे से अपने गाड़ी में बैठ गए हैं और पीट पाट हो गई है। जिन लोगों पर लठ बजी, जिनके कुर्ते फटे, जिनके कपड़े फटे, वो सब आम लोग आए थे, या तो बिरयानी और बियर पाए होंगे, या दाढ़ी पाए होंगे, या अपने मन से आए होंगे। मैं इस पर चर्चा नहीं कर रहा, लेकिन जो नेताजी नेतृत्व कर रहे थे उनका कुछ नहीं था, वो गाड़ी में बैठ गए थे। चूंकि उनको आना था फोटो खिंचवाने के लिए, इसलिए वो आए। मित्रों, ये जो भीड़ तंत्र है, इसको बहकाने वाले जिम्मेवार हैं। मुझे याद नहीं है कि किसी बहुत बड़े आंदोलन से कोई बहुत बड़ा परिवर्तन आ गया हो। आज़ादी मिल गई है, वो गलतफहमी है कि वो चरखे से और धरने से मिल गई है। वो भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद के ताप से मिला है, वो एक अलग भी बात है, मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ। लेकिन सत्ता या विपक्ष, दोनों ही लोगों के परिवार का कोई आदमी आंदोलन में नहीं मरता, ना ही उसका नुकसान होता है। सीधा सीधा नुकसान आपका होता है। आपने बस फूका, राज्य सरकार का बस है, आप ही के दिए टैक्स से खरीदी हुई बस है वो। अगले बार जब बस की बेड़ा खरीदी जाएगी, वो आप ही पर एक और सेस या टैक्स बढ़ा दिया जाएगा और वो पैसा आपसे वसूला जाएगा। मतलब आप बिल्कुल समझिए कि आप अपना बस फूंक रहे हैं, अपने संपत्ति में आग लगा रहे हैं, और नुकसान भी आप ही का हो रहा है, आर्थिक भी, सामाजिक भी और शारीरिक भी, क्योंकि पीटे भी आप ही जा रहे हैं। अभी कल एक किसान आंदोलन के नाम पर एक ट्रैक्टर फूकी गई थी। अब आप हमको बता दीजिए, 10-15 लाख रुपया का ट्रैक्टर कौन किसान फूक देगा? सीधा सीधा समझिए कि कोई पुरानी ट्रैक्टर की पैसा उस किसान को मिला होगा कि भाई ये आप पैसा ले लो, हम इसको फूकेंगे ताकि आग जलता हुआ ट्रैक्टर दिखे तो थोड़ा मीटर उठे। आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के घर के बाहर प्याज फेंका जा रहा था, वो मंडी से सड़ी हुई प्याज लाई गई थी, और आलू वो विरोध करने के लिए, और वो आलू फेंका गया था। वो सब बाद में पकड़े गए थे कि आलू जो खराब हो जाते, फेंक दी जाते, उसको वो उठा के लाए और विरोध प्रदर्शन के लिए किए। किसान आंदोलन पर दूध फेंकी जा रही थी, फोटो खिंचाने के बाद में पता चला कि वो चूना का पानी था, वो बाद में सड़क सफ़ेद हो गया, क्योंकि चूना के पानी से सड़क सफ़ेद हो जाता है। मतलब इस तरह की प्रदर्शन में ड्रामा किया जा रहा है और शेल्टर आपका नाम का लिया जा रहा है, आपके कंधे पर बंदूक रखी जा रही है। इसको जितना जल्दी आप समझेंगे उतना ही आसान है। आंदोलनों का फायदा किसका होता है जान लीजिए। बिहार में चुनाव है, 2 लाइन हमारे ओंकार भाई सुन रहे हैं, देख रहे हैं। अब आप समझिए कि आंदोलन और राजनीति में क्या है। एक मामूली विधायक बनने के लिए आदमी डीजीपी की नौकरी छोड़ सकता है, कुछ तो है मेरे भाई। मतलब डीजीपी, सैकड़ों आईपीएस होते हैं राज्य में, हजारों होते हैं बल्कि, और डीजीपी में एक आदमी पहुंचता है। उस एक आदमी के उस पोस्ट को छोड़ा जा सकता है विधायक बन, क्योंकि उसमें सिंपल लॉजिक है, सिंपल। हाँ, रिटायर होकर जैसे जनरल बीके सिंह रिटायर हुए और राजनीति में मंत्री बने तो वो मानते हैं, लेकिन अगर मुंबई पुलिस जैसा कमिश्नर का पोस्ट छोड़ करके आदमी चुनाव लड़ता है तो कुछ तो बात है कि पुलिस कमिश्नर के सीट को छोड़ा जा रहा है। तो समझिए कि अगर इतनी बड़ी बात है तो आपको बकरा बनाया जा रहा है, आपको मोहरा बनाया जा रहा है, और आपको समझ नहीं आ रही है। बिहार में चरवाहा विश्वविद्यालय लालू जी बनाए और अपने चरवाहा जैसे स्तर के लड़के को मुख्यमंत्री बनाने का ख्वाब देख रहे। उप मुख्यमंत्री तो बन ही गया था, 7वीं में 7 बार फेल है, और उसके पीछे झंडा लेके कौन खड़े हैं? मनोज झा, यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है। मजे की बात, अब समझ लीजिए कि कितना फायदा कितना नुकसान। अभी जनता दल का चुनाव हो, मतलब अब मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित हो रहा है। घोषित करने वाले आदमी कौन है? मनोज झा बगल में खड़े थे, वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है।
मतलब एमए पीएचडी किए हुए हैं तब जाकर के प्रोफेसर हैं। वो किसको मुख्यमंत्री बना रहे? 7वीं में 7 बार फेल। 7वीं में 7 बार फेल को नेता बनाया जा सकता था अगर उसने कोई ऐसा इनोवेशन का काम किया होता कि भाई उसने कृषि क्रांति में एक नया इनोवेशन किया है। जैसे आज एक किसान का इंटरव्यू देखा, वो 7वीं पास है, आज उसका दुनिया में एक्सपोर्ट हो रहा है, ऑर्गेनिक खेती कर रहा है, उसका पूरा परिवार उसमें लगा हुआ। ऐसा कोई लालू जी का बेटा ने किया है तो बताइए। लेकिन उसके पीछे करने वाले 2 आईएएस से रिटायर होकर आए, एक जज रिटायर होकर उस पार्टी को ज्वाइन किया हुआ है। मतलब आईएएस, आईपीएस, जज, प्रोफेसर। अब कितना ज्यादा आपके दिमाग पर साइकोलॉजिकल प्रेशर बनाया जा रहा है कि आप खुद को भूल जा रहे हैं। मैं फेसबुक पर एक फोटो देखा था कि प्लास्टिक की कुर्सी में बहुत शक्तिशाली घोड़ा बांधा गया और घोड़ा जा नहीं रहा है। लिखा था नीचे कि गुलामी इसी को बोलते हैं। उसकी मानसिक गुलामी है कि उसको लग रहा है कि बहुत बड़ी जंजीर में मैं बंधा हूँ, बहुत बड़े खंभे से है। वो प्लास्टिक की कुर्सी जिसका वजन आधा किलो है, वो घोड़ा लेकर के चल सकता था, लेकिन वो नहीं लेके जा रहा। उसका दिमाग में है कि मैं बंधा हुआ हूँ। यही गुलामी है कि एक पढ़ा लिखा प्रोफेसर, पुलिस का अफसर, एक 7वीं में 7 बार फेल वाले आदमी के पीछे खड़ा है कि मेरी नैया पार लग जाएगी। क्यों? क्योंकि वो आप लोगों को गुमराह करके सड़कों पर बसें जलाया है, दुकानों में आग लगाया हुआ है और सड़कों पर कतलाम मचाया है विरोध के नाम पर। हम सब लोगों को इस विषय में विचार करना पड़ेगा कि विरोध से किसका फायदा। भारत बंद, यूपी बंद, बलिया बंद, फलाना बंद से किसका लाभ हो रहा है? सपोज कीजिए कि आज मान लीजिए कि दिल्ली बंद है, हमको पता नहीं। कल मैं सब्जी बेचने का मेरा काम है, मैं सब्जी बेचने के लिए इंटरेस्ट पर पैसा लिया, सूद पर पैसा लेकर भाई आज मेरे को 2000 रुपये दीजिए, मैं 2000 रुपये का सब्जी ले आता हूँ, कल तो मेरा 3000 रुपये का हो जाएगा तो आपको 2500 दे दूंगा। उसको लगे कि भाई दिन भर खाली से बढ़िया 500 रुपये की दाढ़ी हो जाएगी, बिजनेस का बिजनेस। अब मैं सब्जी लेकर आया, पता चला कि कल भारत बंद है। अब मेरी सब्जी सूख गई, क्योंकि भारत बंद में मैं जाऊँगा, सब्जी ठेला लोग फेंक देते हैं, ठेला तोड़ देते हैं। अब वो सब्जी सूख जाएगी तो वो 2000 की जगह 200 रुपये में बिकेगी। मतलब उस महाजन का कर्ज मेरे ऊपर चढ़ गया। अब मैं उसी कर्ज के तले दबता जाऊंगा, क्योंकि उसका रोज रोज का इंटरेस्ट बढ़ रहा है, मैं जीवन भर ऊपर नहीं उठ पाऊंगा। फायदा किसका हुआ भारत बंद से? मान लीजिए कि भारत बंद में दूध का कारोबार करने वाले तो आज गाड़ी रुक गई, जो पंजाब से हरियाणा से दूध दिल्ली में आती है वो गाड़ियां रुक गई। अब वो सारा दूध, तो दूध फट जाने वाला चीज़ है, दूध तो 24 घंटे के अंदर फट जाएगा अगर उसको फ्रीज में नहीं रखेंगे। तो आज का दूध स्टोर हो जाएगा तो कल का दूध का स्टोरेज क्षमता कहाँ हो? जगह लोग होते हैं ना भाई, 100 किलो दूध का मेरे जाम है तो 100 किलो का वो लोग बर्तन रखते हैं। अब आज का 100 किलो, कल का 100 किलो क्या करेगा? तो दूध फेंकेंगे। फायदा किसका हुआ और नुकसान किसका हुआ, ये आप समझिए। इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि सरकारों को इस विषय पर विचार करना पड़ेगा। एक अमेंडमेंट, मैं इस बात में कह रहा हूं कि एक अमेंडमेंट सरकार ये लावे कि आंदोलनों में ऊंची माइक और वाहनों का प्रयोग ना हो, नहीं तो लोग गाड़ियों की जाम लगा देते हैं, सड़क बंद हो जाता है। आदमी आवे, आदमी पैदल चले, ताकि वो एक किनारे से चलेगा, दूसरे किनारे से पब्लिक जा सकता है। और सार्वजनिक वाहनों का नुकसान न पहुंचाए, सार्वजनिक संपत्ति का नुकसान न पहुंचाए और सार्वजनिक स्थल का नुकसान न पहुंचावे। आपका विरोध नरेंद्र मोदी से, आप नरेंद्र मोदी का घर घेरिए। आपका विरोध मायावती से, आप मायावती का घर घेरिए। आपका विरोध योगी जी से, आप योगी जी का घर घेरिए। राहुल जी का विरोध है, राहुल जी का घर घेरिए। उनके ऑफिस पर जाइए, उनके घर पर जाइए और उनके ऑफिस पर रोड के बगल में आप खड़ा होकर के प्रदर्शन करिए कि मैं आज भारतीय जनता पार्टी के नीतियों का विरोध कर रहा हूँ, भाजपा के गेट पर बैठा हूँ, ना तो मैं किसी नेता को अंदर जाने दूंगा, ना ही किसी नेता को बाहर आने दूंगा। हमारा प्रदर्शन, जब तक मेरा बात नहीं मानी जाएगी, मैं प्रधानमंत्री के घर से आगे नहीं जाऊंगा। हो सकता है प्रधानमंत्री के घर सुरक्षा कारण से पुलिस आपको ना जाने दे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पर तो जाने देगी। कभी भाजपा की सरकार है, आपको कांग्रेस से विरोध है तो कांग्रेस के कार्यालय पर तो जाने देगी। आपको कांग्रेस से विरोध है, कांग्रेस के गेट पर बैठिए, रोड छोड़ करके। रोड पर मत बैठिए, गेट पर बैठिए, गेट को जाम करिए कि ना नेता को अंदर जाना बाहर में। उससे भी बड़ा चाहते हैं, अब तो खैर मोबाइल का जमाना आ गया, नहीं तो आप टेलीफोन तार काट सकते थे। एक काम करें, मैं आपको तरीका बताता हूं ना भाई, बढ़िया बढ़िया। आप मान लीजिए कि भाजपा से आपका विरोध है, भाजपा के यहाँ जाइए, उसका ट्रांसफार्मर डाउन कर दीजिए, अंदर बिजली पानी बंद।
वो लोग एसी में बैठ करके टीवी देखते रहते हैं, बंद हो गया बिजली, अंदर आधे घंटे के बाद नरेंद्र मोदी चल के आपके पास आएंगे, हे आपका काम क्या, आपका मुद्दा क्या है। लेकिन आप रेल रोके, शाहीन बाग में 4 महीना तो लोग बैठे रहे, धूल धूप बारिश तप सब में बैठे रहे, क्या हुआ? मोदी जी चल के आए आपके? हाँ, अरविंद केजरीवाल आया, आपका मुख्यमंत्री था, एक बार भी आप क्या चल के फोन पे पूछा लो भाई क्या हाल है हमारे देश के नागरिक हो, तुम इसी प्रदेश का मैं मुख्यमंत्री हूँ, जिस देश के तुम वोटर हो, जहां बैठे वो कुछ हुआ? आया किसी ने? नहीं आया। वो कोरोना नहीं होने तो आप वही महामारी में मरते, कोई नहीं पूछता। लेकिन अगर आप केजरीवाल के दरवाजे पर बैठे होते, मोदी जी के दरवाजे पर बैठे होते और मोदी जी को लगता कि यार ये तो हमारे घर की बिजली कट गई, अब पंखा भी नहीं चलेगा, एसी भी नहीं चलेगा, आधा घंटे के अंदर आपका निर्णय होता। अगर आपको लगता है कि मैं सही बोल रहा हूं तो मुझे अपना आशीर्वाद दीजिए, मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करिए और लोगों को जागरूक करिए कि ये जो तोड़ फोड़ होता है उसमें आम जनता का नुकसान होता है, नेता का कुछ नहीं होता। नेता वही करता है जो उसने डिसाइड कर लिया है। तोड़ फोड़ करने से उन लोगों को माइलेज मिल जाती है जो लेफ्ट में चले गए हैं, वो थोड़ा सा लाइमलाइट में आ जाते हैं और सरकारों को मौका मिल जाता है अपनी उसी बहाने अपनी बात सीधा करने के लिए। बाकी अंदर खाने सब हो जाता है, कहीं कुछ नहीं रोका। मंडल कमीशन में बसें फूकी गई, लोग जला, मंडल कमीशन बंद हो गया? नहीं ना। उसी तरह से जो सीएए का बिल पर इतने लोग जले, दिल्ली को जला दिया गया, सैकड़ों लोग मर गए, हालांकि पुलिस में 57 टन बता रही है। क्या सीएए का बिल सरकार ने वापस ले लिया? जो भी है, किसान का बिल पर आपको आ रहे हैं, क्या किसान का बिल सरकार वापस ले ली? पास होगी ना। तो जब आपके करने से कुछ नहीं होता है तो आप विकल्प पर विचार करें कि विकल्प क्या है, और मैंने जो विकल्प बनाया उसको सोचिएगा, जिससे विरोध हो उसका नुकसान करिए, आम जन का नुकसान न करें, क्योंकि उसमें आपका नुकसान है, नेता का नुकसान नहीं है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबों को लोग सद्बुद्धि दे और प्रदर्शन के नाम पर, विरोध के नाम पर अगजनी ना करें, सार्वजनिक संपत्ति और लोगों का नुकसान ना करें, ऐसी आपसे अनुरोध है। इन्हीं शब्दों के साथ भारत के महान सपूतों को, जो लोग विरोध के नाम पर अपने ही लोगों का नुकसान करते हैं, उनको ईश्वर से प्रार्थना है कि हे प्रभु उनका मन स्थिति ठीक करिए। जय हिंद, वंदे मातरम।